हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन तनेजा। आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। बच्चे बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं उसके अंदर कि भाई बैंक रिकन्सिलेशन में हमें सर ये दिक्कत आती है, हमें समझ नहीं आता बैंक रिकन्सिलेशन काम कैसे कर रहा है। बैंक रिकन्सिलेशन में सर हमें ये नहीं समझ आता क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, और भी बहुत तरह के डाउट्स आते हैं बच्चों के इसमें। तो आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास में वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती ही क्या है और ये क्यों जरूरत पड़ती है इसे बनाने की। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ जी सर, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसकी लिटर सॉरी इसकी लिटरल हिंदी करें तो अगर हमें ये समझ आता है कि हम बैंक की स्टेटमेंट का से अपनी बुक्स का रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, रिको बना रहे हैं, काइंड ऑफ हम रिकन्सिलेशन डिफरेंसेस को रिकन्साइल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज मोर ऑफ रिकन्सिलेशन, नॉट अकाउंटिंग। ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट से ज्यादा रिकन्सिलेशन है, आपकी दो बैलेंसेस को मैच करेंगे। तो अब क्या होता है कि एक आपका बिजनेस है। हाँ जी सर, हम अपने बिजनेस के हमने अभी तक की क्लासेस में सीखा भी है कि हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा प्यारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। और इसमें हम अपना बैंक अकाउंट का लेजर भी खोल के सकते हैं। क्या होता है वो बैंक अकाउंट का लेजर? सर हमने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ होता है, पैसा बैंक में जमा होता है, में डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होता है। हाँ सर, ये है ना हमारा पैसा, जैसे हमारे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा था, हमने ₹5 लाख अपने बैंक में जमा करवा दिए। हमारे पास 5 लाख थे, वो 5 लाख हमने बैंक में जमा करवा दिए। हाँ सर, ये है ना हमारा, हमने 5 लाख जैसे हम घर में जमा करवाते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। अब ये बैंक है जहां हमने पैसे जमा करवाए हैं, ये वो बैंक है। कोई भी बैंक का नाम ले लेते हैं हम जिसमें हमने अपना पैसा जमा करवाया, एबीसी बैंक, एबीसी बैंक। इसमें बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, हमारा हम एक कस्टमर तो होते नहीं, इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, बहुत सारे कस्टमर का डेटा यहाँ पैसा जमा होता है। और भी जैसे और भी कई बिजनेसेस अपना पैसा यहाँ सारे जमा करवा देते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक भी एक बिजनेस है। एबीसी बैंक भी तो अपनी बुक्स बनाता होगा या नहीं बनाता होगा? हाँ सर, वो अपनी बुक्स तो बनाता ही होगा। बैंक भी एक तरह का बिजनेस ही है, एक तरह का बिजनेस है ये। बेसिकली जैसे हम अपना काम करते हैं ट्रेडिंग, हम अपने क्या क्या काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ये सब काम करते हैं। बैंक का काम क्या है? टू डील इन मनी, डील इन मनी। बैंक क्या करता है? लोगों से पैसा जमा करता है और आगे लोन देता है। बैंक यही तो करता है ना, कि हम जैसे कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े है या मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की, जब भी मुझे अगर होम लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, मैं बैंक के पास अप्रोच करूंगा कि सर मुझे पैसा चाहिए, तो वो कहेंगे ओके हम इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमें वो क्या कहता है कि 4% देंगे, 6% देंगे, मैक्सिमम यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर। अब बैंक हमारे से पैसा लेके बैंक आगे लोन दे रहा है, बैंक आगे क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। हाँ सर, ये तो हमें पता है कि बैंक ऐसे काम करते हैं। बैंक बेसिकली, आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे आने से पहले हमें एक वर्किंग समझनी होगी कि बैंक और हमारी डीलिंग क्या हो रही है। अब बैंक क्या कर रहे हैं? हमारे से पैसा लेके आगे काम दे रहे हैं। और जैसे हम अपने बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, जैसे हम अपने बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, बैंक भी अपने बिजनेस की बुक्स बनाते हैं। अब एट द ईयर एंड हम अपने क्लोजिंग लेजर्स, जब अपने लेजर्स को क्लोज कर देते हैं, उनका एक क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो उन लेजर्स में एक हमारा लेजर होता है बैंक, जिसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शंस हमने वहां सब रिकॉर्ड की, कैश बुक विद डबल कॉलम कह दीजिए आप, या आप एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बैंक लेजर ही समझ लीजिए कि बैंक का लेजर बनाया और उसमें आपका जो पैसा आया ये आपका बैंक का लेजर था। एग्जांपल आपका ये बैंक का लेजर था, बैंक अकाउंट। इसमें आप टू बैलेंस बीडी,
ये सारा जो इनकमिंग्स आ रही हैं और ये सब आउटगोइंग्स हो रही हैं, और इन सब के बाद जो हमारा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस बचता है, हाँ सर, ये बचता है 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल कुछ भी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये आपका होता है नहीं होता? हाँ जी सर, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अभी क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है इतने पैसे, इतने पैसे हमारे बैंक में जमा है, हमारी बुक्स के हिसाब से इतने पैसे। 1 लाख एक बार मान के चलते हैं हम, क्योंकि ना 2-3 बैलेंस हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे इतने पैसे बैंक में जमा है। अगर मैं बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाता हूं, लेजर हम बनाते हैं सब, हाँ जी सर, जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद हमारा जब ट्रायल बैलेंस बनता है, समरी ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस की, जो सभी लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है, उसमें हमने देखा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख का मतलब क्या हुआ सर? हमने इतना पैसा बैंक में जमा करवा रखा है, यानी एट द ईयर एंड हमारा इतना पैसा बैंक में पड़ा है। ये होता है या नहीं होता इस बैलेंस का मतलब? यानी इस साल की जो भी इनकमिंग्स प्लस माइनस करने के बाद, जैसे आपके पास डिविडेंड रिसीव हुआ आपके बैंक में, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सेल से पैसा आया, कस्टमर से पैसा आया, डेटर वही हो गए, यहां आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, या आपने परचेज करी, कुछ एक्सपेंसेस पे किए, ये सब करने के बाद जो आपका बैलेंस आता है, ये आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आता है। हाँ सर, ये हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आता है। एंड सेम वे जब बैंक अपनी बुक्स बना रहा होगा, ये हमारी बुक्स हैं, हमारी बुक्स, हमारी बुक्स, बैंक की बुक्स, बैंक भी अपनी बुक्स बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा? हाँ सर, बैंक भी एंटिटी है तो अपनी बुक्स बना रहा होगा। अब आप एक चीज समझ के चलिए, हमने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है, मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, तो बैंक मेरा क्या है? असेट है, इसलिए हम इसे करंट असेट में लिखते हैं। अब आप बैंक बन जाइए, आप बैंक बन जाइए। अब आप ये भूल छोड़ दीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूं, आज मैं बैंक हूं, आज मैं बैंक हूं, और इस बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है। हाँ सर, इस बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है। अगर हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, क्या हम बैंक से पैसा वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल सर, हमें वो फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो क्या बैंक की वो असेट हुई या लाइबिलिटी हुई? लाइबिलिटी हुई। सर, अगर बैंक ने पैसा लिया है और उसे फ्यूचर में हमें पैसा देना होगा, तो ये असेट नहीं है, बैंक की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ये बैंक की, कि बैंक को फ्यूचर में पैसे देने हैं। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसको हम फोकस करेंगे। आपने बैंक में पैसा जमा करवाया हुआ है, जमा, डिपॉजिट करवाया हुआ है, यू हैव डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन द बैंक। ऑन द अदर हैंड, बैंक हैज टू गिव दिस मनी बैक टू यू इन कमिंग फ्यूचर। आप जब भी अपने ऑन डिमांड अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उनको अपना चेक देके अपने पैसे निकलवा सकते हैं, या आप बैंक को कह सकते हैं कि इसके अकाउंट में, अपने नेट बैंकिंग से किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली बैंक की देनदारी है, जो पैसा आपका बैंक में जमा है वो बैंक की देनदारी है। बैंक को हमें सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा वापस देना होगा, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा वापस देना होगा, देना है, बैंक हैज टू उसे, क्योंकि लाइबिलिटी है यार। आप, बैंक का बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं लोगों से गुड्स परचेज करके सेल करता हूं, मैं आपको ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है। बैंक का बिजनेस है मनी में डील करना, आपसे पैसा लेके आगे लोन देता है, और अगर आपसे पैसा लिया, इट इट हैज टू बी गिवन इन बैक, आपको वो पैसा फ्यूचर में वापस देना होगा। अब ये आपकी लाइबिलिटी है, तो यहां हमारा सबसे बड़ी बात जो आती है, हमारा बिजनेस है, जैसे मिस्टर ए हमारा ओनर है, तो मिस्टर ए या ए मैसर्स ए अपना बिजनेस का नाम है, इसको मिस्टर एक्स कर देते क्योंकि बैंक का नाम हमने वो रखा था ना, मिस्टर एक्स। ये हमारा मिस्टर एक्स है, इसका बिजनेस है।
ये बिजनेस मिस्टर एक्स के नाम, मिस्टर एक्स बिजनेस ही है हमारा। अब बाय बैलेंस बीडी होगा ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। ये अब इसकी असेट नहीं है, लायबिलिटी है। और बैंक में जो भी हम पैसा जमा कराएंगे उसकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसकी लायबिलिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। और जो हम विड्रॉ करवाएंगे वो उसकी लायबिलिटी घटती जाएगी। और एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड जो बैंक के पास हमारा पैसा जमा हुआ रह जाएगा, बैंक हमें वो कहेगा टू बैलेंस सीडी, ये पैसा कहेगा कि हमने इतने पैसे देने हैं। हम कहेंगे हमारे बुक्स के हिसाब से 1 लाख आ रहे हैं, अगर ये 1 लाख आ गया, बैंक भी क्या कह रहे हैं, 1 लाख देना है, मैं भी कहता हूं 1 लाख लेना है। अरे सर जी फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है जी, गल बन गई, गल बन गई तो फिर बैंक रिकंसिलिएशन का स्कोप ही खत्म कि भाई, बैंक रिकंसिलिएशन का स्कोप भी खत्म हो लिया। अब सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये तो हमने जब देखा है कि हमारा रिकंसिलिएशन हो चुका है, कि हमारा जो बुक्स हैं, जो बैलेंस आ रहा है और जो बैंक में बुक्स का बैलेंस आ रहा है, वो दोनों मैच कर रहे हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि 1 लाख, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं, हम कहते हैं कि बैंक बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस, हमारा बिजनेस बैंक, हम कहते हैं बैंक हमने आपसे 1 लाख रुपया लेना है, बैंक हमने आपसे 1 लाख रुपया लेना है। बैंक कहता है नहीं नहीं सर जी आप गलत कह रहे हो, हमारे हिसाब से हमने आपको ₹70,000 देने हैं। हमने आपको एग्जांपल ले रहे हैं हम, फिक्शनल केस, और हमने आपको 1 लाख नहीं देने सर, हमने आपको 80,000 देने हैं, हमने आपको 80,000 देने हैं, 70,000 देने हैं, और हमने आपको 1,75,000 रुपए देने हैं। एनी केस, इट कुड बी एनी केस। अब मुद्दा आ जाता है, कौन क्या कह रहे हैं, 70,000, 80,000। अब इनकी पंचायत बिठाई जाती है, उस पंचायत का नाम ही तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है सर जी, कि इनका सुलटारा करना है आज हमने। बिजनेस कहता है मैंने तेरे से 1 लाख लेने हैं, बैंक कहता है मैंने तुझे 70,000 देने हैं। अरे मामला बिगड़ गया, अब काम तो बिगड़ गया जी, काम बिगड़ गया तो अब सेटिंग इनकी करनी पड़ेगी। अब पंचायत बैठ गई, पंचायत कहती है आप कहते हो कि आपने 1 लाख रुपए लेने हैं, बैंक कहता है, कोर्ट कहता है अरे तुमने 70,000 देने हैं, बैंक कहता है हाँ जी सर मैं सच्चा, वो बिजनेस कहता है मैं सच्चा, तो वो कहता है चलो ठीक है हम अभी आपकी सुलटारा करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहता है, अब हम आपका पंचायत मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहता है अभी आपका सुलटारा करेंगे। ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा, सबसे बड़ी बात आपने ध्यान रखना है, और ये क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे आपके पास, आप कई बार बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट, तो क्रेडिटेड का मतलब है वो बैंक ने आपको मैसेज भेजा है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गया, आपका अकाउंट क्रेडिट है वहां पे, क्योंकि आप वहां क्रेडिट क्यों, लायबिलिटी है आपकी, वो बैंक की लायबिलिटी है, इसलिए वो आपको क्रेडिट। और यहां पर आपने पैसा दिया हुआ है, जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं हमने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है, तो इसलिए हमारा वो डेबिट बैलेंस होता है। तो मोस्टली बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं सर ये डेबिट बैलेंस क्यों होता है, वो क्रेडिट क्यों होता है, जिस बच्चे को इतनी क्लैरिटी आ गई ना कि बैंक की बुक्स अलग हैं और हमारी बुक्स अलग हैं, तो उस बच्चे को कभी कोई टेंशन ही नहीं आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। हमारा असेट है ये, हमारा असेट है ये, और बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की क्या है, लायबिलिटी है। अब आ गया मुद्दा वापस बैलेंस मैच ना करने का। अब क्या होता है आपको, इसके लिए भी अब हम आगे वर्किंग पे देखते हैं। एक बार ये देख लीजिए अब तक क्या डिस्कस किया है। दो बिजनेस होते हैं, बैंक का अलग बिजनेस है, हमारा अलग बिजनेस है। बैंक का जैसे हम अपना काम करते हैं ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस का, बैंक वैसे अपना पैसा लेता है और आगे लोन, मनी डिपॉजिट और मनी लैंडिंग का काम होता है बैंक का, कि कम पैसे पे ब्याज लेके आगे हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। जैसे लोन देते हैं 9%, 10%, 12%, क्रेडिट कार्ड पे 24% भी चार्ज कर लेते हैं। ये बैंक का बिजनेस होता है। ये जो इंटरेस्ट में ये अपने फिर अपने सारे खर्चे पूरे करते हैं, जो अपने एम्प्लॉइज होते हैं और जो अपने रेंट वगैरह पे करते हैं, और उसी इंटरेस्ट में से फिर अपना ही पैसा फिर आपसे बैंक कई बार चार्जेस भी लगाता है, पेनल्टीज लगाता है, लेट फीस पेमेंट्स लगाता है, वो सारे बैंक की इनकम्स हो जाते हैं। जो आपके एक्सपेंस है वो बैंक के इनकम्स हैं। फिर आपने जो
बैंक में पैसा जमा करवा रखा होता है, वो आपकी एसेट होती है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप बैंक की बुक्स की बात करते हो, क्योंकि बैंक की भी अलग बुक्स बन रही है, हमारी भी अलग बुक्स बन रही है, बैंक की वो लायबिलिटी होती है कि बैंक को वो नियर फ्यूचर में वापस देना होगा। तो अब हमारा आता है क्लोजिंग बैलेंस। जब हम बैंक का लेजर टैली करते हैं अपना, लास्ट में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद हम कहते हैं हमारे 1 लाख रुपए लेने बनते हैं बैंक से। बैंक कहता है नहीं नहीं, आपका 1 लाख रुपए नहीं। आप बैंक भी अगर 1 लाख कहते हैं तो मुद्दा खत्म हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, बैंक कहता है तुमने 1 लाख लेने हैं, हमने 70,000 देने, 80,000 देने, 1,75,000 देने हैं। ये बड़े इश्यूज आ जाते हैं। तो उस इशू को रिजोल्व करने के लिए ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी एग्जिस्टेंस में आती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी एग्जिस्टेंस में आती है कि अब इन दोनों बैलेंस को टिक एंड टाई करने हैं। अब बेसिकली ये कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, या तो गलती है या किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं हुई। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक कस्टमर को, एग्जांपल लेने स्टार्ट करते हैं, आपने एक कस्टमर को कहा कि मिस्टर जेड, आप बैंक को में डायरेक्ट पेमेंट कर देना मेरी 75,000 की। जैसे अब ये 1,75,000, बैंक कहता है 1,75,000 आपके देने हैं, हम कहते हैं 1 लाख। इसका रीजन क्या हो सकता है? मिस्टर जेड ने हमारे को 75,000 देने थे। मैंने आपको, मिस्टर जेड ने मेरे से अकाउंट डिटेल मांग ली, मैंने अकाउंट डिटेल शेयर कर दी, और मिस्टर जेड ने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। मिस्टर जेड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। मिस्टर जेड ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी, और अभी उन्होंने हमारे को बताया नहीं, हमें नहीं, सर मैसेज आ गया होगा। आपने मैसेज नहीं देखा? मैसेज देखा होता तो आप में अपनी बुक्स अपडेट कर लेते हैं ना। आपकी बुक्स में बैलेंस अपडेटेड नहीं है। उन्होंने 30 मार्च को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बट आप समहाउ आप वो मैसेज नहीं देख पाए। बट बैंक में तो पैसे जमा हो गए। बैंक इसलिए 31 मार्च को कहता है हमने 1,75,000 देने हैं। आप कहते हो नहीं नहीं सर, हमने 1 लाख देना है। जब हमने देखा कि भाई अच्छा 1 लाख थे और प्लस 75,000 मिस्टर जेड ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी, तो हमारा भी क्या होगा, 1,75,000। ये रिकंसिलेशन में किया जाता है। रिकंसिलेशन में हम कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं? अब ये देखो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर मैं सिर्फ इस एग्जांपल का स्टेटमेंट बनाऊं, मैंने अपना बैलेंस लिखा, बैलेंस एज पर अवर बुक्स, या आप कैश बुक कह दीजिए, कैश बुक आप लिखते हो 1 लाख। अब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जनरली बैंक इशू ही करता है ना, जनरली क्या हमेशा बैंक इशू करता है? हाँ जी सर, हमारे को बैंक स्टेटमेंट हम नेट बैंकिंग से भी निकाल सकते हैं और हमारे को भी मिल जाती है। अब क्या था, हमने देखा कि एक ट्रांजैक्शन हमारी मनी डिपॉजिटेड बाय मिस्टर जेड हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। अगर मैं उसको कर लेता हूं इसमें ऐड, तो मेरा ये बैलेंस मैच कर, अब हमारा भी 1,75,000 और इनका भी 1,75,000। सर क्या ये क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा? अरे भाई, हम अपने बुक्स तो क्लोज कर चुके हैं। अब हमने रिकंसिलेशन करना है कि हमारा बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा था। बैंक ने हमें स्टेटमेंट में दे दिया कि 31 मार्च को आपका ये बैलेंस आ रहा था, हमारी बुक्स में ये आ रहा था। अब टिक एंड टाई करने के लिए हमने देखा अच्छा एक ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में रिकॉर्ड हो गई थी, हमारी बुक्स में नहीं हुई थी। तो बैंक रिकंसिलेशन का ऑब्जेक्टिव ही अगेन यही था, आपकी जो बैलेंस आ रहे हैं, आपकी बुक्स का जो बैलेंस है और मिस्टर जो बैंक की बुक्स का बैलेंस है, उसका जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना और उसको रिकंसाइल करना। ये तो एक ट्रांजैक्शन है। ऐसे हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हम अपनी और क्लासेस में भी कवर करेंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी कुछ भी हो सकती हैं। जैसे अब दो एग्जांपल और देखते हैं, इसमें 70,000 और 80,000 का हमारा था, 70,000 और 80,000 कि इसमें बैंक ने कह रहा है कि हमारे को पैसे कम देने हैं। हम कहते हैं 1 लाख, बैंक कहता है 70,000। तो अब क्या करते हैं, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट 1 लाख, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 70,000।
अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार आप डायरेक्टली ईएमआई स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस दे देते हो बैंक में कि भाई ऑन दिस डेट मेरा आप ईएमआई का बैलेंस डिडक्ट कर लिया करो, या आप बैंक को आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि जब भी पेमेंट ड्यू हो आप इसको पे कर देना, बट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या था, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी बैंक को कि आप ऑन दिस डेट इतना अमाउंट पे कर देना, बट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक ने तो पे कर दिया, माइनस पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, तो बैंक का बैलेंस तो ऑब्वियसली 30,000 से कम होना ही था, तो इसको जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरा 70,000 मैच हो जाए। क्या सर हमेशा यही रीजन होगा कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल के कम, वो कई बार एरर भी हो जाता है हमारी बुक्स में, हम सब जानते हैं कि हमारी मार्जिन ऑफ एरर भी रहता है हमारी बुक्स में। तो जो मेन डिफरेंस होते हैं ना, वो क्या रहेंगे आपकी और उसकी बुक्स में डिफरेंस के? हाँ जी, ये जो 1 लाख इससे मैच नहीं होगा, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक रीजन हो सकता है, जैसे हमने 2-3 ये एग्जांपल देखे कि आपने किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया, तो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी बेसिकली यहां जो हम बात कर रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है, या तो हमने रिकॉर्ड नहीं करी या बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी। जैसे कोई हमें चेक दे गया, हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, बट जब तक वो चेक हम बैंक में नहीं जमा करवाएंगे, बैंक के पास तो कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है ना। आप ये देख समझने की कोशिश करिए, अभी तक तो हमने वो एग्जांपल किया जिसमें हमने एंट्री नहीं करी, बट एक बंदा मुझे कोई चेक दे के चला गया, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और एक कस्टमर मुझे चेक दे के चला गया, चेक दे के चला गया, मैंने अभी तक वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। मैंने क्या कर दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो भी एबीसी नाम XYZ नाम लिख देता हूं, ये कस्टमर मेरे को पैसा जमा करा गया, तो मेरा बैंक का अमाउंट यहां पे तो बढ़ गया, बट जब तक मैंने वो चेक यहां जमा नहीं करवाया, बैंक के पास तो नो इन्फॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बैंक के पास। और जब तक बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली बैंक तो अपने बुक्स में तो एंट्री करेगा नहीं, तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैंक की बुक्स में एंट्री नहीं हुई, और बैलेंस मैच नहीं करेगा, मिस मैच इन बैलेंस, मिसमैच इन बैलेंस। सो बेसिकली जो हम ये कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, देखो इंफॉर्मेशन का अभाव है। एक तो ये निकल के आता है कि आपके पास या तो इंफॉर्मेशन नहीं थी या तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि बैंक आपके पैसे को हैंडल कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, हम बैंक को कह देते हैं आप हमारे ब्याह पे पेमेंट कर देना, या कोई कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करवा देता है, कई बार कोई इंटरेस्ट आ जाता है हमारे पास डायरेक्टली, बैंक पैसा इंटरेस्ट डिपॉजिट कर देता है आपका, जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट बनता है, या बैंक चार्जेस काट लेता है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो आपकी बुक्स में एंट्री नहीं हुई, बैंक ने कर दी। फिर आपके पास कोई चेक आ गया, बैंक के पास नहीं आया, तो बैंक की बुक्स में एंट्री नहीं हुई। फिर इसके अलावा एक एरर का भी इश्यू रह जाता है कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन थी, दोनों ने एंट्री कर दी, एक चेक आया 1 लाख रुपए का, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से, या हमने 10,000 से कर दिया और बैंक ने 1 लाख से रिकॉर्ड कर दिया, तो 90,000 का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर, दोनों ही केस में 90,000 का डिफरेंस आ जाएगा, ₹90,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इन्हीं डिफरेंसेस को टिक एंड टाई करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाए जाते हैं। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, आपका और बैंक का, बैंक की बैलेंस की जब मैं बात करता हूं, बैंक स्टेटमेंट दिया होगा आपको क्वेश्चंस में, कि उसमें लिखा होगा कि बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, और पासबुक बैंक स्टेटमेंट, या और आपका आएगा बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट। तो इस दोनों को टिक एंड टाई करना है, और उसमें क्वेश्चंस में लिखा होगा आपके कि दिस अमाउंट वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट, इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपनी बुक्स में वो उसको अपने बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस में ऐड कर लीजिए। ऑन द अदर हैंड, बैंक ने माइनस कर दिया था, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो माइनस कर दीजिए। ये हमारे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन देखने की स्टार्ट किया कि बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली है क्या। बैंक रिकंसिलिएशन जो हम बात कर रहे हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन हम बनाते हैं अपना बैलेंस, जो हमारी बुक्स का बैलेंस है, और जो बैंक की बुक्स का बैलेंस आ रहा है, हमने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है, और हम अपने एट द ईयर एंड अपने सारी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करने के बाद एक क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, और बैंक भी एक क्लोजिंग बैलेंस निकालता है। अगर ये
मैच हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। फिर मैंने आपको कहा था ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक के लिए हम क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्योंकि हमारा असेट है ये, और बैंक के लिए हम लायबिलिटी है क्योंकि बैंक को ये पैसा हमें वापसी देना होता है। जैसे आपको कोई कस्टमर लोन, आप किसी से लोन लेते हो तो वो आप क्रेडिट करते हो ना, लोन आपका क्रेडिट, और उस बंदे ने आपको पैसा दिया हो तो वो आप डेबिट कर लेगा क्योंकि भाई मैंने लोन, जैसे आप किसी को एडवांसेस देते हो तो आप डेबिट कर लेते हो, सेम ऐसे हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए आपके पास जब भी बैलेंस लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच अकाउंट, क्योंकि वो मैसेज आपको बैंक ने भेजा होता है, वो मैसेज आपको बैंक ने भेजा होता है, और बैंक अपने हिसाब बुक्स के हिसाब से आपको मैसेज भेजेगा, ना कि आपकी बुक्स के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात जो आपने पहली क्लास में हमने ध्यान रखनी है, बैंक की बुक्स और आपकी बुक्स अलग हैं। रिकंसिलेशन दो बुक्स का ये किया जा रहा है कि बैंक की बुक्स का रिकंसिलेशन, सॉरी बिजनेस की बुक्स का रिकंसिलेशन और बैंक की बुक्स का रिकंसिलेशन, जो उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको रिकंसाइल करना है। और वो रिकंसिलेशन करने के रीजंस क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई एंट्री बैंक ने रिकॉर्ड कर ली, आपने नहीं करी। जैसे अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया बट आपके पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम अपनी बुक्स में उसको अपने बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करेंगे तो दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा। अगेन फिर ऐसे आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि भाई ऑन दिस डेट प्लीज पे दिस मच अमाउंट, फिर आपने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया, बट आपने अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करी, तो इसलिए अपने क्लोजिंग बैलेंस में उस बैलेंस को लेस कर देंगे तो आपका मैच कर जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कई बार बैंक के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। कोई चेक आया आपके पास, चेक आपने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, जब तक आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाओगे बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, और बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका फिर मुद्दा खत्म हो जाता है वहां पे कि भाई बैंक ने तो एंट्री की नहीं और दोनों का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। इसी तरीके से अगेन फिर कोई चेक डिसओनर हो जाता है तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन है बट आपके पास नहीं है, उस केस में भी हम आने वाली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में और किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। जैसे आपने कई क्वेश्चंस में देखा होगा कि स्टार्टिंग विद द क्या बैंक अकाउंट बैलेंस और बैंक पासबुक से स्टार्ट करते हैं ओपनिंग जो रिकंसाइल करने के लिए, तो अलग अलग केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्यों बनाई जाती है, और बैंक बैलेंस और हमारा जो बुक्स का बैलेंस होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। बैंक जो पासबुक में हम पासबुक अपडेट करवाते हैं वो हमारा बैलेंस एज पर द बैंक बुक्स होता है, और जो हमारा बैलेंस होता है बैंक का वो हमारी बुक्स के हिसाब से होता है। दोनों मैच नहीं हो रहे तो हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आज की क्लास का इतना ही था, आने वाली क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी आए तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।